नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकुंद नारायण, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय। पिछले वीडियो में हमने आधुनिक काल के नामकरण के संदर्भ में बात की थी। आज उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए हम आधुनिक काल के सीमा निर्धारण के तथा उसके परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आधुनिक काव्य के आधुनिक काल सीमा निर्धारण। इतिहास के किसी कालखंड की सीमा निर्धारण का कार्य अत्यंत जटिल हुआ करता है। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1900 से माना है, किंतु स्मरण रखना होगा कि उक्त संवत एकांतिक रूप से इस काल के साहित्य निर्माण का प्रारंभिक वर्ष हो, ऐसी बात नहीं है। आधुनिक काल के साहित्य की प्रवृत्तियों का बीजवपन इससे भी 50-60 वर्ष पूर्व आरंभ हो चुका था और उसका पल्लवन लगभग नवजागरण काल, पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु युग कहा जाता था, से हुआ। प्रकारांतर से कहा जा सकता है कि लगभग 75 वर्षों का समय आधुनिक हिंदी साहित्य का संधि काल है। यह 75 वर्षों की अवधि नवजागरण काल या पुनर्जागरण काल से पूर्व की है, जिसका एक छोर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से संबंध है, तो दूसरा छोर भारतेंदु काल अर्थात नवजागरण या पुनर्जागरण से। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, जिसे निरापद रूप से आधुनिक हिंदी साहित्य के काल का प्रारंभिक बिंदु स्वीकार किया जा सकता है। निसंदेह भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म संवत 1850 में हुआ, किंतु उनके जन्म वर्ष से आधुनिक काल का आरंभ मानने में किसी प्रकार का कोई औचित्य नहीं है। आधुनिक हिंदी साहित्य की गतिविधियों के सम्यक अवबोध के लिए उसे निम्न विवेचन के आधार पर निम्नलिखित भागों में उपविभागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम चरण या उत्थान काल, जिसे भारतेंदु युग या परंपरागत नाम नवजागरण या पुनर्जागरण काल, जो कि 1857 से 1900 ईस्वी तक माना गया। द्वितीय चरण या उत्थान काल द्विवेदी युग, जागरण सुधार काल या पूर्व स्वच्छंदता काल के नाम से जाना गया, जिसकी कालावधि 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक मानी गई। तृतीय चरण या उत्थान काल, जिसे प्रसाद युग, प्रौढ़ता काल, छायावाद काल, स्वच्छंदतावाद काल आदि नामों से जाना गया, जिसकी काल अवधि विद्वानों ने 1800 से 1938 ईस्वी तक मानी। प्रसादोत्तर काल, छायावादोत्तर काल, उत्तर स्वच्छंदतावाद काल, जो कि 1938 से 1953 ईस्वी, जिसमें समाजवादी यथार्थपरक काव्यधारा तथा व्यक्तिपरक यथार्थवादी काव्यधाराएं समाहित हैं। नवलेखन या अभिनव लेखन काल 1953 ईस्वी से अद्यावधि पर्यंत इसे अत्यंत व्यापक रूप एवं अर्थों में ग्रहण करना होगा। इसमें यथार्थवादी जीवन की प्रखरता है। इसमें नानाविध काव्यधाराओं का त्वरित गति से विकास हुआ और हो रहा है, तथा कथित आधुनिकता बोध के प्रति मोह भंग के उपरांत मानवतावादी दृष्टि संपन्न यथार्थपरक स्वच्छ साहित्य सृजन की प्रक्रिया सतत गति से
चल रही है। इसमें उत्थानवादी पद्धति के अनुगमन पर साहित्य को प्रथम दशक, द्वितीय दशक तथा तृतीय दशक के कृत्रिम उपविभजन के कटघरों में विभक्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सीमा निर्धारण जो भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा किया गया हमने पढ़ा। अब हम आधुनिक काल के परिस्थितियों के संदर्भ में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं आधुनिक काल के समय विभाजन या नामकरण, इनके समय किस तरह की परिस्थितियां जो है वो रही। सबसे पहले बात करते हैं राजनीति परिस्थिति। इस युग के साहित्य की राजनीतिक पृष्ठभूमि में ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य की स्थापना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत में विक्टोरिया शासन की प्रतिष्ठा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, बंग भंग, मार्ले मिंटो सुधार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, संसार का प्रथम महायुद्ध, जापान द्वारा रूस की पराजय, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, गांधी जी का असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी की स्थापना, जिन्ना का कांग्रेस से पृथक होना तथा मुस्लिम लीग में सम्मिलित होना, कांग्रेस और सरकार के बीच अनेक परिषदों और कमीशनों और पैक्ट द्वारा की गई संधियां, 1936-37 में निर्वाचन तथा कांग्रेस और अन्य पार्टियों के मंत्रिमंडलों की स्थापना, द्वितीय महायुद्ध का आरंभ, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र, 1940 में पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिस महोदय का भारत आगमन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, इंग्लैंड में मजदूर दल का विजयी होना, 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना, मुस्लिम लीग के घृणोत्पाद नीति के फलस्वरूप कलकत्ता, नोआखाली, बिहार और पंजाब में भयंकर सांप्रदायिक दंगे, 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्र होना, अनेक देशी समस्याएं आती है। 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल जीत लिया और 1857 में दिल्ली। इस बीच उनका राज्य क्रमशः भारत में फैलता गया। विजित प्रदेशों पर उन्होंने अपने ढंग की शासन व्यवस्था तथा अर्थ व्यवस्था को लागू किया। कामकाज में सहयोग प्राप्ति के लिए भारत से सस्ते क्लर्कों की प्राप्ति और निमित्त उन्होंने स्कूल और कॉलेज भी खोले, छापे खाने खुले तथा रेल तार आदि भी का आविष्कार किया। यह सब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में किया गया। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति इस काल की प्रमुख घटना है। इस नीति के द्वारा कई देसी रियासतों सतारा, झांसी, नागपुर, जयपुर को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। फलतः छोटे छोटे रजवाड़ों के समाप्त हो जाने से रीतिकालीन श्रृंगारपरक साहित्य का निर्माण भी प्रायः बंद हो गया। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध इस काल की एक अन्य प्रमुख घटना है। कंपनी की राज्य स्थापना के समय न जाने भारतीयों को क्या क्या अनुभव हुआ, पर अब उनके मन में यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि हमारे ही सिपाहियों और सेना के बल पर लोग हमारे देश पर शासन कर रहे हैं। नाना साहब और उनके मंत्री अजीमुल्ला ने भारत के अनेक राज्यों में स्वतंत्रता की विचारधारा प्रचलित की। अजीमुल्ला अंग्रेजी, फ्रेंच आदि कई भाषाओं का ज्ञाता था। लंदन से लौटते समय वह क्रीमिया में अंग्रेजों के रूसियों के साथ होते हुए युद्ध को भी देख रहा। फिर अंग्रेजों को क्रीमिया में उलझा हुआ देखकर तथा कुछ अन्य कारणों से 9 मई 1857 में सारे भारत ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की आग भड़क उठी। यह स्वतंत्रता की तरंग लगभग 1 साल तक चलती रही। अंग्रेजी सेना के दमन और भारतीय राजा महाराजाओं के विश्वासघात से स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम असफल हुआ।
जिसमें नाना साहब, बांदा का नवाब आदि लोग जो है वो वीर काम आए। भारतेंदु कालीन साहित्य इस संबंध में बिल्कुल मौन है और यह एक बड़े आश्चर्य की बात है। इसके पश्चात भारत में विक्टोरिया का शासन काल आया। इसमें अनेक प्रकार की सामंत्यनामयी घोषणाएं हुई, धर्म में हस्तक्षेप न करने की नीति आदि। वस्तुतः अंग्रेज शासन की दृढ़ता का यही काल है। अंग्रेजी सभ्यता, भाषा और साहित्य की उच्चता का प्रचार करने के लिए लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन करवाया। इसी प्रकार भारतीय शिक्षित समाज अंग्रेजी सभ्यता के रंग में बुरी तरह से रंगा जाने लगा। सन 1895 में कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य भारतीय प्रशासकीय कार्यों में सहयोग देना था, परंतु बाल गंगाधर तिलक के प्रवेश के साथ यह स्वाधीनता संस्था के रूप में बदल गई। बंग भंग कानून से भारतीय स्वाधीनता की भावना और भी तीव्र हुई और भीतर ही भीतर अंग्रेजी राज्य को उलटने के लिए क्रांतिकारी संस्थाओं का निर्माण एवं विकास होने लगा। इन संस्थाओं में सक्रिय भाग लेने वालों में उल्लेखनीय नाम तिलक, हरदयाल, अरविंद घोष, रासबिहारी बोस, सच्चिदानंद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु आदि थे। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा और 19